चलो पढ़े। आप मुझे पढ़ाते हो? है अभी कुछ नहीं, अब चलेगा। आज हम क्या पढ़ेंगे पता है? आज हमें पढ़ना है भारत की अवस्थिति और विस्तार, यानी कि भारत कहाँ स्थित है। नहीं, भारत तो क्या कहते हैं, भारत की अवस्थिति और विस्तार। भारत की अवस्थिति का मतलब होता है कि भारत कहाँ है, और विस्तार का मतलब है कि भारत का विस्तार कितना है, कितना दूर तक में फैला हुआ है भारत। समझ में आया? तो अगर हम देखेंगे, सबसे पहले तो पूरा एक ग्लोब होता है। इसी को हम लोग क्या मानते हैं? पृथ्वी, अर्थ मानते हैं। ये पूरा क्या है? अर्थ। अगर इस पृथ्वी में हम बात करेंगे कि भारत कहाँ पर है, तो इस प्रकार से पृथ्वी होती है ग्लोब। तो भारत यहाँ पर रहेगा इस प्रकार से, इस वाले में। देखो यहाँ पर भारत है, इसको क्या कहते हैं? अगर ये पूरा ग्लोब है तो ऊपर वाला जो ये लाइन यहाँ से बीचों बीच से जाती है, इसको कहते हैं विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन। इस इक्वेटर लाइन या विषुवत रेखा के ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं उत्तरी, यानी उत्तर, नॉर्थ। और नीचे जो होता है साउथ या दक्षिणी गोलार्ध। तो ये अगर ये लाइन है तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? नॉर्थ, उत्तर हो जाएगा। और ये लाइन अगर हम खींच देते हैं तो इस लाइन के इधर क्या होता है? इधर होता है पूर्व। हाँ, अगर इस प्रकार से हम समझें, जब भी हम मैप में देखते हैं तो उसमें क्या होता है? नॉर्थ हमेशा ऊपर की ओर होता है। किसी भी मैप में नॉर्थ हमेशा ऊपर की ओर होता है और साउथ हमेशा नीचे की ओर होता है। ईस्ट इस प्रकार से और वेस्ट इस प्रकार से। और इस हिसाब से अगर हम देखें, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो लाइन है इसके ऊपर क्या हो जाएगा? नॉर्थ, और इस लाइन के नीचे साउथ, यानी कि ऊपर उत्तर है और ये दक्षिण है। और बीच से जो लाइन ऐसे खींच दी गई है, इस लाइन से इधर, इस लाइन से इधर क्या है? पूर्व है। और इस लाइन से इधर जो है पश्चिम है। तो इस लाइन को तो देशांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। इसको बोलते हैं अक्षांश। ये क्या है? अक्षांश है और ये देशांतर। तो भारत कहाँ स्थित है, अब ये समझ लो अच्छे से। अब भारत पता चला कहाँ स्थित है, तो ये हो जाता है उत्तर और ये हो जाता है पूर्व। तो भारत जो है अगर ग्लोब में, ग्लोब की स्थिति अगर हम समझें, अरे बैठो भी पढ़ाया जाएगा, पहले समझो। ग्लोब की स्थिति हम देखें, ग्लोब में भारत कहाँ स्थित है, तो उत्तर में स्थित है और पूर्व में। ठीक? अक्षांश के हिसाब से अगर हम देखें, अक्षांश के हिसाब से अगर हम समझना चाहें तो अक्षांश क्या कहता है? तो अक्षांश ये है, अक्षांश में एक जो बीचों बीच से अक्षांश है, उस अक्षांश के ऊपर है, और जो देशांतर है बीच में, उस देशांतर के इस साइड है। इसका मतलब क्या हुआ? उत्तर और पूर्व। ग्लोब में भारत कहाँ पर है? तो उत्तर और पूर्व। हाँ, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत ग्लोब में कहाँ है? तो उत्तर और पूर्व। ये क्या हो जाता है? ये नॉर्थ और ईस्ट, क्योंकि ये इस लाइन के ऊपर है, उत्तर हो गया, और इस लाइन के पूर्व में है तो क्या हो जाएगा? उत्तर और पूर्व।
भारत ग्लोब में कहाँ स्थित है? उत्तर और पूर्व। ठीक, तो भारत उत्तर पूर्व में स्थित है। किस हिसाब से? ग्लोब के हिसाब से। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, भारत की अवस्थिति, भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। ये बात सही है? क्या गलत है? तो बात सही है। अगर हम बात करें एशिया के हिसाब से, तो एशिया के हिसाब से दक्षिण में ही है। ठीक, अगर एशिया में हम देखेंगे तो एशिया में तो दक्षिण में है। अभी एशिया का मैप यहाँ पर होगा। अगर हम बात करें ये, चलिए कुछ भी नहीं, ऐसे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ये इधर जो है इतना, ये क्या होता है? एशिया है। यहाँ से ये एशिया है। तो इस एशिया में भारत कहाँ पर स्थित है? तो इस हिसाब से एशिया को हम अगर बांट दें तो कहाँ पर है? तो दक्षिण में। ठीक, तो एशिया महाद्वीप में कहाँ पर स्थित है? दक्षिण में। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में। ठीक, इसकी स्थिति है। अभी इसके पहले जो हम पढ़े थे, तो ग्लोब में कहाँ पर है? हाँ, ग्लोब के हिसाब से उत्तर और पूर्व में। देखो, उत्तर हो गया और पूर्व हो गया, उत्तर और पूर्व। एक तो हम लोग एशिया भी देख लिए। भारत की अवस्थिति, लोकेशन ऑफ इंडिया, भारत का लोकेशन क्या है? अवस्थिति जो लिखा है यहाँ पर, भारत की अवस्थिति, लोकेशन ऑफ इंडिया, भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। ठीक? सबसे पहले तो हम पूरे ग्लोब में ही देखेंगे। कोई अगर हमें देखना है, किसी को बताना है, तो सबसे पहले ग्लोब में, तो ग्लोब में उत्तर पूर्व में है। अब इस ग्लोब में भी अगर हम देखेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं? महाद्वीपों में हमारे पूरा जो भी पृथ्वी है बांट दिया गया है, तो उसमें से एशिया भी महाद्वीप है। यानी अगर कोई पूछता है हाँ भारत किस महाद्वीप में है, तो भारत जो है एशिया महाद्वीप में है ना। भारत जो है, अगर हम बात करें तो एशिया महाद्वीप में है। भारत एशिया महाद्वीप में कहाँ स्थित है? हाँ, तो दक्षिण। इस प्रकार से अगर हम बताना चाहें तो यहाँ पर दक्षिण में क्या आता है? भारत। अगर एशिया का मानचित्र हमारे पास रहेगा तो उस मानचित्र में क्या होगा? नीचे रहेगा। ठीक, अभी जो कि यहाँ पर ये दिखाया गया है। अगर इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, ये एशिया है, तो इस इधर उत्तर है और नीचे, अरे उससे हमें समझना है कि कहाँ पर है। बीच में हमें ये लाइन से नहीं मतलब था, वैसे या तो हम खींच सकते हैं, लेकिन हमें समझना है। तो इस हिसाब से ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो भारत कहाँ पर है? दक्षिण में, एशिया के दक्षिण में, ग्लोब में उत्तर और पूर्व में। हाँ, देखिए पॉलिटिकल और थेमेटिकल। देखो, पॉलिटिकल का मतलब होता है, समझो, पॉलिटिकल का मतलब होता है जो हम लोग बंटवारा करते हैं ना। जैसे देखो, खेत का बंटवारा पॉलिटिकल होता है ना, गांव का बंटवारा हो गया, मेड़ होड़ क्या करते हैं हम लोग अपने आप से बनाते हैं, पहले तो बना नहीं होता है, तो होता है पॉलिटिकल, राजनैतिक ना। तो जैसे इंडिया का बंटवारा अगर हम देखें राजनैतिक, तो ये लाइन यहाँ से खींच लेते हैं हम लोग अपने आप से। ऐसा नहीं है कि वो लाइन कहीं पर है, वास्तव में नहीं है। जैसे एक गांव से दूसरे गांव अलग है, लेकिन कहीं लाइन वाइन नहीं होता है कुछ भी। एक खेत से दूसरा खेत है, हम लोग अपने आप से मेड़ बनाए हैं, ऐसा नहीं कि वो पहले से बना है। तो उसी प्रकार से ये जो होता है उसको कहते हैं पॉलिटिकल मैप। समझ में आया? जो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग विभाजन करते हैं, दिखा देते हैं, ठीक, वो होता है पॉलिटिकल मैप। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें, अभी ये वाला जो है, ये होता है कौन सा? इसी को कहते हैं फिजिकल या भौतिक विभाजन। फिजिकल या भौतिक विभाजन किस आधार पर होता है? तो पर्वत, पहाड़, नदियां, झील, झरना, इसके आधार पर अपने आप से रहता है। ये हम लोग नहीं करते हैं, बल्कि प्रकृति के द्वारा ही ऐसा होता है। समझ में आया? तो इसमें जो कुछ भी अभी हम देख रहे हैं, बाद में भी समझेंगे। देखो, जहां पर ज्यादा
काला है, इसका मतलब गहराई वहां ज्यादा है, मतलब गाढ़ा नीला जहां पर है वहां गहराई ज्यादा है समुद्र की। जहां पर हल्का है वहां गहराई बहुत कम है, या छिछला है, इसको हम छिछला बोल देते हैं, उथला बोल देते हैं, इस प्रकार से। हाँ, जैसे ये सब किनारे जो होते हैं ना, ये सब बीच हो जाते हैं। देखो अभी तो हम लोग भारत पढ़ रहे हैं, तो भारत पढ़ लेंगे, उसके बाद जो है तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, विश्व, तो देखेंगे। तो वही यहाँ पर लिखा अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, यानी कि भारत ग्लोब में, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि अक्षांश होते हैं ग्लोब में। चलो एक बार देख लेते हैं इसको हम, ग्लोब बनाकर थोड़ा सा। अगर ये हमारे पास ग्लोब है, अगर ये ग्लोब हम बनाए हैं यहाँ पर, तो इस ग्लोब में कितने अक्षांश होती हैं, अक्षांश रेखाएं पता है कितनी होती हैं? चलो देखते हैं। इस प्रकार से सबसे पहले बीचों बीच में खींचा गया, क्या हुआ ये, हाँ 0 डिग्री। ये कैसे खींचा जाता है, जैसे हम लोग कोण बनाते हैं एंगल, वैसे ही खींचा जाता है, यहीं पर रखा जाता है। उसके बाद यहाँ से 0 डिग्री बनेगा, उसी अगर कोई लाइन हो, उसी लाइन पर दूसरी लाइन खींच कर हम देखें तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 0, कोई गैप नहीं होता है। फिर जैसे थोड़ा सा गैप होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे ही बढ़ता चला जाता है। जैसे देखो कुछ डिग्री का ये हो गया, फिर यहीं से कुछ डिग्री ये हो जाता है। ऐसे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं वैसे एंगल का मान बढ़ता जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर समझो, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी ये 0 डिग्री है। अब उसके बाद इसको यहाँ से ऐसे मिलाया जाएगा, तो 4 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे, ठीक, कुछ भी, हाँ जो भी बनना रहेगा ऐसे करके बनाते जाते हैं। लेकिन जब ये बन जाता है ना, ठीक, 90 डिग्री तो यहाँ सीधा होता है। जब ये इस प्रकार से बन जाता है तो क्या होता है, हम लोग उसको यहाँ इधर भी बनाते हैं। जैसे जैसे मान लो ये क्या है 15 डिग्री, तो 15 डिग्री इधर भी 15 डिग्री इधर भी, तो दोनों को मिला दिया जाता है इसी, जैसे 30 अंश 40 अंश ऐसे सारा कितना आएगा यहाँ तक। अगर यहाँ तक हम ऐसे बनाना शुरू करें, कितना डिग्री होता है यहाँ, 90 डिग्री 90 अंश। तो 90 डिग्री यहाँ तक होता है। तो 90 डिग्री यहाँ तक होगा, यानी कि यहाँ से अगर हम 0 को छोड़कर ऊपर हम गए हैं तो कितनी अक्षांश रेखाएं हम बनाए होंगी, 90। वैसे ही सेम उसी प्रकार से हम नीचे भी बनाएंगे, यहाँ भी तो कितनी डिग्री बन जाएगी, हाँ। तो टोटल अगर देखा जाए रेखा रेखा रेखा, तो ये वाला लास्ट वाला बिंदु बन जाता है। जब इसको ऐसे मिलाते हैं ना, ऐसे ये कहीं दूर तक जाता है नहीं, ऐसे ही जाएगा नहीं जाएगा। तो टोटल की बात किया जाए तो टोटल क्या हो जाता है, 1 + 90 + 90, टोटल 181। यानी कि 90 ऊपर होती हैं अक्षांश रेखाएं और 90 नीचे होती हैं। इस प्रकार से क्या होती हैं, अक्षांश रेखाएं। तो लेकिन भारत किस वाले अक्षांश रेखा के बीच में आता है, ये भी तो होता है। और देखो यही अक्षांश रेखा से तो हम लोग गूगल मैप चलता है हम लोगों का, एग्जैक्ट गूगल मैप वही बताता है। ठीक, गूगल मैप कहाँ से चल रहा है, अक्षांश रेखा से। और अभी एक रेखा और पढ़ेंगे हम लोग, देशांतर रेखा, तो वही भारत बताता है, सॉरी गूगल मैप वही बताता है कि भारत कहाँ पर है, या जिस लोकेशन पर हमको जाना है वो कहाँ पर है। अब दूसरा क्या होता है, देशांतर रेखाएं। अब देशांतर रेखाएं कैसे खींची गई हैं, अरे एक बीच में 0 वाला, देशांतर रेखाएं कहाँ है भाई। पहले एक बार हम अक्षांश रेखा समझ लिए, देशांतर समझ लेंगे, फिर देखेंगे भारत कहाँ है, कितनी अक्षांश रेखा। और चलो ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं कि भारत अक्षांश रेखाओं के बीच में कहाँ है, यहीं पर है कहीं, तो कहाँ है भारत।
देखो लिखा हुआ है ये ध्यान से देखो क्या लिखा है, ये देखो। Latitude. हाँ, अक्षांश रेखा कहाँ है? 8-4 उत्तर से 37-6 उत्तर, क्योंकि उत्तर में है ही। अगर हम लोग देखें अक्षांश के हिसाब से तो उत्तर में है, अक्षांश के हिसाब से उत्तर में है। तो ये जहां से भारत शुरू होता है, यहाँ कहीं से, है ना, अगर मान लेते हैं कि कहाँ शुरू होता है, 8-4 से, 8-4 उत्तर से, और जहां भारत समाप्त होता है 37-6। Latitude तो ऊपर से बता रहा है ना। तो देखो 0 शुरू होता है तो 8-4 यहीं कहीं आएगा, तो वहीं तो भारत है, 8-4 से 37-6 के बीच में। तो भारत कहाँ है? अगर बात किया जाए अक्षांश रेखा के हिसाब से तो 8-4 उत्तरी अक्षांश से 37-6 उत्तरी अक्षांश। डिग्री है क्या? हाँ डिग्री है, कोण है, ठीक। देखो 8 अंश 4 मिनट, 8 अंश 4 मिनट, देखो उसके बाद वाले को मिनट पढ़ते हैं, ठीक। जब भी कोण रहता है उसके बाद पॉइंट में जो रहता है मिनट है, और ना वहाँ पे भी वो मिनट के लिए लगाया गया है, ठीक। क्या होता है, हम लगा सकते हैं डिग्री, कोई बात नहीं, ठीक है, यही तो है ना, कि 8-4 है ये डिग्री, 8-4 और 37-6, ये क्या हो गया, अक्षांशीय विस्तार। लॉन्गिट्यूड बड़ी रेखा। अभी हम देखेंगे, हाँ लैंगिट्यूड यानी अगर हम बात करें देशांतर की, तो देशांतर क्या होता है, उत्तर से दक्षिण में ग्लोब पर जो खींची गई रेखाएं होती। वैसे तो अक्षांश रेखाएं और दूसरी रेखाएं जो हैं, हाँ ऊपर से नीचे अभी खींची जाएंगी। ये सभी काल्पनिक रेखाएं हैं, पृथ्वी पर हम लोग कहीं देखे हैं, नहीं देखी है, ये सब काल्पनिक है, माना गया है, पूरे ग्लोब को बांटा गया है। अब दूसरा वाला जो हम बात कर रहे थे क्या था, दूसरा क्या है, क्या हुआ, कई दिन से बंद कर दिए थे ना, उसको ध्यान नहीं दिए शायद। चलो देखो अभी हम क्या पढ़े थे, देशांतर। तो देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो कहाँ से खींची जाती हैं, ग्लोब पर एक ऐसी काल्पनिक रेखाएं, क्या है, वो वीडियो लाइव नहीं चल रहा है, उसे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, लाइव चलाया था। उन लोगों को 2-3 दिन दे दिए कि पहले चलता था। के लिए क्या होता है, नेटवर्क वीक हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। तो हाँ अभी हम कौन सा देखिए, 2 प्रकार की रेखाएं हैं। अगर कोई पूछता है कि ग्लोब पर जो पूरब से पश्चिम में खींची गई रेखाएं होती हैं क्या कहलाती हैं, कौन सी रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं। उत्तर से दक्षिण में जो रेखाएं खींची गई हैं वो देशांतर रेखाएं होती हैं, ठीक। अभी कोई पूछता है कि अक्षांश रेखाएं कुल कितनी हैं, हाँ हाँ, तो हम 100 कुल की बात करें तो 181 हम बता सकते हैं, ठीक। हाँ कोई बात नहीं, वो सब सारी की सारी लाइन है ना, अक्षांश रेखाएं ही हैं, क्योंकि जो पूरब से पश्चिम खींची गई रेखाएं हैं वो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। कोई पूछता है कैसी है, तो काल्पनिक है। और देशांतर रेखाएं कैसे खींची जाती हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर। हाँ वो हमारी को बोले ना। अब चला गया भाई, हमें लगता है वो इसमें आया नहीं था, चल रहा था। चलो अलग से देखते हैं। गोला वैसे बनाए थे लेकिन गायब हो गया गोला बनाने के बाद।
हाँ, अब हमें खींचना है उत्तर से दक्षिण। तो कैसे खींचेंगे हम? अब चलिए देखते हैं। कोई बॉल तो हमारे पास उसे है नहीं, तो ध्यान से देखना, थोड़ा समझना। अगर मान लो यहाँ से हम खींचना शुरू करें, ठीक, तो इधर अगर इधर 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 हर एक डिग्री पर ऐसे ऐसे चारों तरफ खींचें, कितना खींच पाएंगे? चारों तरफ खींचना है एक बॉल पर, एक बिंदु से शुरू करें तो 360। ठीक, सही है। अगर यहाँ से हम शुरू करें इस प्रकार से, हर एक डिग्री पर खींचे, हम जितने भी डिग्री है सब पर एक एक खींचते जाओ। कोई नहीं, हम लोग को समझना है थोड़ा सा। और अभी अगर इसमें रहेगा, अरे ग्लोब ऐसे ही होता है। ये है देशांतर रेखाएं। इन देशांतर रेखाओं को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, लैंगिट्यूड। ठीक, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड तो होते हैं देशांतर रेखाएं। अब बताइए कुल देशांतर रेखाएं। हाँ, कुल है 360। ठीक, अरे तो एक एक डिग्री पर ये भी खींची गई हैं। तो रेखा में हाँ, इसके आगे था क्या, कहाँ चला गया वो? ये अभी देखो, अक्षांश के हिसाब से तो हमें पता चल गया था 37.6 से 8.4। लेकिन अब हमें देखना है देशांतरीय विस्तार भारत का कितना है। वैसे अगर ये क्लास 9th की जब पढ़ोगे एनसीईआरटी, तो उसमें पहला चैप्टर में दिया गया है ये सब। ठीक, तो और 6 में भी है, हाँ ये बात सही है। लेकिन 9th में पूरा यही से पूरा एक चैप्टर अलग से पूरा यही दिया गया है। तो कहाँ से शुरू हो रहा है इसमें? देखो, यहीं से शुरू हो रहा है भारत, यहाँ से देशांतर ऐसे ऐसे ढेर सारे खींचे हैं पूरे भारत में। पूरे भारत के ऊपर ऐसे ऐसे करके देशांतर खींचे गए हैं। हाँ, तो यहाँ से ये देखो, ये पूर्व से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से पूर्व तक। ऐसा क्यों हो रहा है पूर्व में ही? तो यहाँ ध्यान से देखो, ये देखो इसके बाद ये पूर्व में ही लाइन है, ये इसी में भारत है। देशांतर विस्तार जो है भारत का पूर्व में है, इसीलिए पूर्व में दिखाया गया है। कहाँ से शुरू हो रहा है? कि जहां से शुरू हो रहा है कितना डिग्री है, ये देखो लिखा गया है 68.7। और इस साइड कहाँ से है, कहाँ तक, मतलब तो 97 पॉइंट। ये देखो, अगर हम अच्छा समझना चाहें ऐसे डिग्री और मिनट दोनों, अच्छा अच्छी बात तो वही है, तो 97 डिग्री और कितना है, 25 मिनट। ठीक, समझाया? क्योंकि सही यही है, अगर दोनों अलग अलग पढ़े तो बढ़िया रहेगा। तो अब हमें तो ये पता चल गया कि भारत कहाँ पर है, अक्षांश के हिसाब से और देशांतर के हिसाब से। भारत की स्थिति जो है अक्षांश के हिसाब से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और देशांतरीय विस्तार क्या है, 68.7 और 97.25 अगर डिग्री में देखें तो इस प्रकार से। और ग्लोब में देखें तो यहाँ पर भारत है। एशिया में देखें तो अगर इस प्रकार से एशिया है, तो एशिया में यहाँ दक्षिण में है। इतना हम समझ लिए। अब हमें ये देखना है कि जो ग्लोब होता है ना, उस ग्लोब पर क्या होता है, एक रेखा होती है। मतलब रेखाएं जो अक्षांश रेखाएं, उन्हीं का अलग से नाम है।
अब देखो उनकी अलग से क्या नाम है। कर्क रेखा का नाम सुने हैं? सबसे बीचों बीच से जो लाइन जाती है 0 डिग्री, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन। ऊपर से नीचे की मतलब सीधी रहती सीधी कोई नहीं रहेगी। बॉल देखियो, बॉल सारी लाइन एक जैसे, सारी लाइन बॉल के ऊपर देखना, सारी लाइन एक जैसे ही होता है। दिखाया जाए क्या? इसमें कहीं है है। शायद? बॉल में रेखा ही नहीं रहती। ये क्या आ गया भाई, मिस्टेक हो गया हमसे क्या है? बहुत बड़ी गलती कर दी है हम। अगर बॉल पर मतलब खींचा जाए तो क्या था, क्या हो गया है? प्लानेट आ गया। हमें चाहिए क्या था? ग्लोब ना, ग्लोब कहाँ है इसमें? इसी में तो होना चाहिए ना ग्लोब। पूरा ये भी इसके बगल। ये सर ये अरे वो पृथ्वी, हाँ हाँ ठीक है, चलो देखते हैं। जिसको छुए भी नाची, चलिए पृथ्वी आ गया है, बैठ जाओ बैठ भी जाओ। नाच नहीं रही। अरे 2 उंगली से नाचता है वो। इसलिए इसी को थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए समझ लें एक बार। अगर देखो इसी में अगर हम लोग जो अभी समझ रहे थे, लाइन ऐसे खींच लें इस प्रकार से, तो ये 0 डिग्री हो जाएगा। ये कितना डिग्री होगा? अगर हम यहाँ मानते हैं 23.5 डिग्री, उसी को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी उत्तर में जो है उसको कहते हैं कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री जो दक्षिण में है, 0 डिग्री के दक्षिण में है, भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, उसे क्या कहते हैं? मकर रेखा। तो भारत के बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो भारत के बीचों बीच से जो लाइन जाती है उसे कहते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जाती है ट्रॉपिक, देखो, तो यही वाली रेखा जाती है भारत के बीचों बीच से, कैप्रिकॉर्न। इसका क्या है? ये क्या दिया गया है, कुछ पता चल रहा है सबको? लिखा है भारत का विस्तार। देखो जितने तरीके से हम भारत को समझ रहे हैं, याद रखना पूछा जाएगा अभी। उत्तर से दक्षिण, अब देखें हम, उत्तर से दक्षिण यहां से लेकर यहां तक, ये जो है इसकी लंबाई कितना है? देख रहे हैं 3214 किलोमीटर। भारत जो है 8,4 से 37,6 तक है अक्षांश के हिसाब से, लेकिन लंबाई कितना है? 3214 किलोमीटर है। कितना है? कितना है? बहुत कम है। मतलब 3,214 किलोमीटर। इसकी लंबाई है हाँ, तो कैसे इतना बड़ा है? क्षेत्रफल की लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अभी हम लोग कोई दूसरा समझ रहे हैं, समझ लेते हैं। अभी हमें करना क्या था भाई, एक इसका क्लोन निकालना है, क्लोन, एक इसका क्लोन निकालना है। अभी दूसरा भी समझना है हमको। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अधिकतम लंबाई 2933,
ये सब याद रखना है। तो अगर भारत को हम देखेंगे उत्तर से दक्षिण यानी 8/4 से 37/6, लंबाई है 3214 किलोमीटर। और देशांतर के हिसाब से अगर हम लोग देखें, ये सही है? देशांतर है नहीं? तो देशांतर नहीं, बल्कि हमें क्या देखना है, हाँ यहाँ पर कितना होता है देशांतर में, कितना देशांतर होता है? देशांतर रेखा कौन सी होती है यहाँ पर? 0 नहीं होती है, 68, हाँ सही है, और 97.25। तो चलो लिख ही दिया जाए, थोड़ा सा याद हो जाएगा क्या होता है। हाँ देखो कैसे भी याद होना चाहिए, पढ़ते रहिए क्योंकि जरूरी है। ये होता है यहाँ से यहाँ, और यहाँ 8/4 से 37/6। हाँ अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ 8/4 से 37/6 तक हम अगर जाएंगे तो 3214 किलोमीटर चलना पड़ेगा। यानी कि अगर हम चले जाएं कहाँ पर, ये लद्दाख में, यहाँ सबसे लास्ट में, और यहाँ सबसे लास्ट जाना हो तो हमें 3214 किलोमीटर चलना पड़ेगा। और इतना दूरी चलने में हमें कितना दिन लग जाएगा? 2 साल क्यों लग जाएगा भाई? इसी भारत में यहाँ से यहाँ जाने के लिए अगर मान लीजिए ट्रेन से जाते हैं तो 1 दिन में तो हम नहीं जा पाएंगे भाई ट्रेन से। चलिए वो प्लेन की बात नहीं, हम ट्रेन व्रेन की नॉर्मली बात हम कर रहे हैं। हर कोई इंसान प्लेन से तो जाएगा नहीं, पैदल, चलिए पैदल की बात ना करके वाहन से जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई भी ट्रेन से जाते हैं, लगभग जो ट्रेन चलती हो मान लो कि 100-120 के हिसाब से, ठीक, क्योंकि नॉर्मली ट्रेन उतने में ही चलती हैं। स्पीड लगभग ट्रेन की 90 से 100 किलोमीटर होती है, ठीक। तो अगर हम देख रहे हैं तो देखो लगभग 600 किलोमीटर चलती है 12 घंटे में, लगभग नॉर्मली मान लेते हैं। तो 600 किलोमीटर का कितना किलोमीटर कितनी बार गुणा करना पड़ेगा? तो आएगा 5 बार। मतलब अगर हम 6-6 घंटा देखें 5 बार, 30 घंटा लगा है? 30 घंटा नहीं, और भी लगेगा भाई, सही बता रहे हैं, और भी लग जाएगा, ऐसा नहीं है। तो मान के चल लेते हैं लगभग 4 से 5 दिन, 4 बार दिन लग जाएगा, लगभग 4 दिन लगभग लगेगा, हमें लग रहा है। नहीं और भी लगेगा, वो तो अब बहुत कम निकल रहा है, थोड़ा ज्यादा ही लगेगा। तो ट्रेन रुकती चलती है ना, पता चला 2-3 घंटे रुकी। लेट और तो बहुत अब इस समय नहीं चल रही है, हाँ लेकिन फिर भी इतना समय लग जाएगा। और अब मान लो यहाँ से यहाँ हमें चलना है तो तब भी उतना ही लग जाएगा, ज्यादा अंतर नहीं है इन दोनों में। बस अंतर हमें कितने का है? 300 का, लगभग 300, 350, 400 का, ठीक। सही है 300 का, ठीक, क्योंकि 933 है वो, सही है। तो इसका मतलब है अगर हमें उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम में यात्रा करना हो भारत का, तो लगभग हमारे पास कुछ भी कहीं घूमे उमे ना, सिर्फ बैठ के ट्रेन में चले जाए बस, चाहे जाते रहें, बस लगभग 4 दिन इधर लग जाएगा, 4 दिन इधर, ठीक। वैसे भी समय तो लगता ही है ना, क्योंकि देखो अभी देखो जैसे हम भारत में मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, लगभग यहीं पर क्या हो सकता है, अयोध्या है, ठीक, अयोध्या। देखो और एक बात है, और देखो और ट्रेन जो है ना, अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर है चेन्नई, यहीं पर है चेन्नई, ठीक, और यहाँ समुद्र किनारे एकदम है, हम यहाँ बना दिए एकदम समुद्र किनारे, ठीक। यहाँ हम गए थे लगभग 2 दिन से ज्यादा लगा था, यानी तीसरे दिन हम पहुंचे थे लगभग ट्रेन से। मतलब इस तरीके से ट्रेन चली थी, कुछ गई थी महाराष्ट्र गई थी, तेलंगाना गई थी, फिर आंध्र प्रदेश गई थी, फिर उस प्रकार से इस प्रकार से वो ट्रेन आई थी लगभग। अरे भाई ट्रेन ऐसा नहीं कि सीधी पूरी ट्रेन चलाई जाती है, एक शहर से दूसरे शहर, फिर दूसरे से शहर चलाई जाती है ट्रेन।
डायरेक्ट मोदी कैसे चल पाई? अरे वहां ट्रेन चलेगी, दूर से मोड़ ओड़ रहता है ना उसका, और यहाँ पर लास्ट होता है, इसके आगे कहीं ट्रेन नहीं जाती है चेन्नई में। तो यहाँ इसका लास्ट स्टॉप था, इसके बाद अगर ट्रेन जाना होता है तो इधर से ऐसे लौटती है, कहीं जाना होता है जाएगी। ठीक, ये लास्ट स्टॉप है, समुद्र के किनारे आगे ट्रेन नहीं जाती है। तो यानी कि चेन्नई वाला जो स्टॉप है वो लास्ट है, उसके आगे पटरी बिछाई ही नहीं गई है, उसके बाद वहां ट्रेन नहीं जाती है, उसको बोलते हैं टर्मिनल। ठीक, जहां ट्रेन जाकर रुक जाए उसके आगे ना जाए उसको बोलते हैं टर्मिनल। तो वहां पर क्या है, चेन्नई में टर्मिनल बना हुआ है यहाँ पर। आंध्र प्रदेश में पहले जाते हैं तो देखते हैं कि कैसे वो लॉन्च होता है। अरे वो सब जाना पड़ेगा देखने, तब मिलेंगे ना, रास्ते में हर चीज नहीं है। रास्ते में तो जैसे यहाँ यहाँ जाएंगे तो यहाँ ढेर सारा क्या कहते हैं, यहाँ पर चेन्नई में तो यहाँ से यहाँ तक जब तक जाते रहोगे ना ढेर सारा बीच है, अलग अलग नाम है। यहाँ बहुत ढेर सारे, नहीं वही कह रहे हैं, अलग अलग जो भी इसके किनारे मिलेगा ट्रेन के वही देख पाओगे, कोई उतरेगा तभी देखेगा हर चीज। जो लॉन्चिंग पैड है वो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तो ऐसा है कि नहीं जहां पर हम जा रहे हैं वही साइड में है, ऐसा नहीं है, दूर है। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब हम लोग जिस रेखा की बात कर रहे थे अभी, कर्क रेखा, टॉपिक ऑफ कैंसर, देख रहे हो, कैंसर की बात कर रहे थे, तो कैंसर कहाँ पर है, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा 23.5। अब देखो 23.5 क्यों कर रहे हैं, देखो यहाँ 30 को ही आधा कहा जा रहा है, क्योंकि मिनट, हाँ तो सही है, क्योंकि 60 मिनट कहीं 1 घंटा हो जाता है, इसीलिए आधा 30 लिखा गया है वहां। हम लोग ऐसे लिखते हैं, है ना, मिनट, तो हाफ ऐसे लिख दिया गया है। कर्क रेखा 23.5 नॉर्थ, भारत के मध्य भाग से गुजरती है, भारत के मध्य भाग से गुजरती है। अब देखते हैं कहाँ से गुजर रही है, तो राजस्थान, यानी कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इस प्रकार से जाती है। थोड़ा सा यहाँ इधर से उधर हुआ, लेकिन जितने राज्यों से जाना चाहिए उतने राज्यों से जा रही है, कितने ही राज्यों से होकर जाती है। अब कौन कौन से राज्य से भारत में जो है कर्क रेखा गुजरती है, सबसे पहले गुजरात, पहला स्टेट है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, बताइए क्या है, जयपुर, और मध्य प्रदेश, ये है एमपी। हाँ, एमपी के बाद ये है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में जाती है। अब छत्तीसगढ़ के बाद किस स्टेट में जाती है, झारखंड। अब कोई पूछता है कि झारखंड के बाद कहाँ जाती है, तो झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल। चलिए बताइए पश्चिम बंगाल क्या है, कोलकाता, सही है। अब उसके बाद जाता है त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम, हाँ, सबसे पहले जब कर्क रेखा भारत में एंट्री करती है, जहां से क्या है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, कितने राज्यों से भारत में कर्क रेखा जाती है, ठीक, कितने राज्यों में जो है, राज्यों से होकर भारत में कर्क रेखा गुजरती है, जाती है।
भारतीय मानक समय जो हम लोगों का समय चल रहा है वो कहाँ से चलता है? ठीक, क्योंकि भारत में मानक समय जो है या फिर किसी भी देश का मानक समय है ना, मानक समय किसके हिसाब से चलता है? देशांतर रेखा के हिसाब से चलता है। और ये रेखाएं जो हम खींच रहे हैं इसी के आधार पर क्या होता है? समय निर्धारित होता है पूरे विश्व का। ठीक, पूरे विश्व का समय कहाँ से निर्धारित होता है? तो लंदन से। कहाँ से? लंदन से। लंदन में है ग्रीनविच शहर, वहीं से लंदन के ग्रीनविच से ही सभी पूरे विश्व का क्या होता है? समय निर्धारित किया जाता है। तो लेकिन पूरे भारत का समय कहाँ से निर्धारित किया जाता है? ग्रीनविच मीन्स नहीं, ग्रीनविच तो शहर है वहाँ का, वहीं से ग्रीनविच मीन टाइम, मतलब वहां से क्या होता है? मीन्स नहीं, मीन होता है। मीन मतलब माध्य। GMT। हाँ, जीएमटी, सही बताया। यानी कि यहीं से मध्याह्न रेखा है ये, यानी कि एक रेखा मान लिया गया है, उसी से पूरे विश्व का समय निर्धारित किया जाता है। तो पूरे भारत का समय कहाँ से निर्धारित होता है? अगर भारत का समय एक रेखा से निर्धारित ना होता तो भारत में देखो यही देशांतर शुरू है, यहाँ से ऐसे पूरे देशांतर है, तो सभी जगहों का समय क्या होता? अलग अलग होता। तो इसके लिए बीचों बीच में एक लाइन है जो लगभग पूरे भारत के बीचों बीच से गुजरती है ना, उसी को मान लिया गया है। ठीक, अब आप लोग सोच कर देखिए कहाँ से गई होगी? यहाँ से गई है। ठीक, यहाँ से। ये जो है इस तरीके से यहाँ थोड़ा सा यहाँ से भी जाती है। सरस्वती के हाथ से करते हुए ठीक, ये लाइन क्या है बीचों बीच जाती है जो? ये 82.5। ठीक, भारत का मानक समय रेखा जो है यही ज्ञात कहता है, लिखा तो है भारत का मानक समय 82.5 पूर्व देशांतर पर आधारित है। अब ऐसा क्यों इसे माना गया? क्योंकि बीच में आता है, इधर से दोनों के बीच में ये रेखा आती है, इसीलिए इसको माना गया है। इससे पूरे भारत का समय एक रहेगा हमेशा। और कोई पूछता है, अगर मान लेते हैं 82.5 है ये, कोई लाइन यहीं पर दिखा दें। हाँ बस कर रहे हैं, पढ़ा दें इसको थोड़ा सा। ये लाइन अगर हम 82.5 मान ली तो यहाँ से भारत का समय कितना आगे है और समझो, यहाँ इसी से समय निर्धारित होता है, तो इधर जाओगे समय आगे चलेगा, सही है, पीछे चलेगा। इधर वाला जितना भी रहेगा वो समय आगे रहेंगे, क्योंकि सूर्य इधर से ही निकलता है, तो इधर जो भी देश है उनका समय आगे चल रहा है। तो इसका मतलब है भारत जो है इससे आगे है कितना? हाँ, 5.5 घंटा आगे चलता है लंदन से। अगर देखा जाए तो भारत हमेशा 5.5 घंटे आगे चल रहा है, भारत का समय लंदन से। भारत का क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल दिया गया है 32,87,263 पर किलोमीटर है। कितना है? 32,87,000 हाँ किलोमीटर स्क्वायर या पर किलोमीटर, इतना है क्षेत्रफल है। और इसी इतने ही क्षेत्रफल में पूरे भारत के लोग रहते हैं, खेती करते हैं, इसी में कंपनी फैक्ट्री जो भी लगा है, जंगल है, झील है, नदी है, पहाड़ है, पेड़ पौधे हैं, सारा कुछ इतने में ही आ जाता है। इतने में सब कुछ है। हैं? तो रूस में बहुत बहुत क्षेत्रफल है भाई, सबसे बड़ा तो रूस ही है। भारत का महत्व क्या है? अगर भारत कहीं स्थित है, जैसे मान लो कोई कहीं भी है, सबका एक महत्व होता है। जैसे मोदी जी अपने पद पर है, कोई महत्व है, कोई भिखारी है अपने पद पर है, उसका कोई दूसरा महत्व है। वैसे भारत जहां स्थित है उसका क्या महत्व है भाई? भारत एशिया के मध्य में महत्वपूर्ण स्थिति रखता है, समुद्री व्यापार के लिए लाभदायक है। क्यों? क्योंकि भारत के कितने साइड से समुद्र है?
भारत के देखा जाए, देखो ये यहाँ से पूरा यहाँ अभी तो भागने लग गया। हाँ, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारत देखो तीन तरफ से भारत समुद्र से घिरा है, इसलिए समुद्री व्यापार भारत कर सकता है, बहुत आसानी से करता है। विभिन्न जलवायु एवं संसाधन उपलब्ध हैं। अब देखो इंडिया की जनसंख्या 2026 में लगभग 1.46 अरब 146 करोड़ मानी जाती है। अभी जनसंख्या यानी कि जनगणना जिसको बोलते हैं सेंसस, जनगणना अभी शुरू हुई है, लेकिन भारत की अब की बार जनगणना 2 चरणों में हो रही है। तो पहले चरण में क्या हो रहा है, मकान काउंट हो रहा है, मकान देखा जा रहा है किसका कैसा है कैसा नहीं, ठीक, दर्ज हो रहा है। अब दूसरी बार में क्या दर्ज होगा, कितने लोग हैं ये भी दर्ज होगा दूसरी बार, दूसरे चरण में। फिर दिखाया जाएगा कि भारत में कितनी जनसंख्या हो गई है। ठीक, हाँ, कौन गए थे, अमित, कोई अमित गए होंगे ना जाकर के जो पढ़ाते हैं। चलो, तो इंडिया की जनसंख्या 2026 में लगभग 1.46 अरब 146 करोड़ मानी जाती है। भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है और 2023 में उसने चाइना को पीछे छोड़ दिया था। मतलब आगे निकल गया है भारत, अब चाइना पीछे हो गया। अब देखो कितना आगे निकल जाता है। यदि आप किसी विशेष वजह से 2000 जनगणना, चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, क्या लिखा है, इंडिया की साक्षरता दर, यानी कि भारत में सब लोग कहते हैं साक्षरता, यानी जो पढ़े लिखे हैं उनको कहते हैं साक्षर, साक्षर। तो इंडिया की साक्षरता दर लिटरेसी रेट लगभग 80.9% मानी जाती है, जो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में मतलब काउंट किया जाता है। यानी कि जो साक्षरता होती है ना, वो छोटे बच्चों की नहीं देखा जाता है, इसका देखा जाता है 7 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के जो लोग होते हैं उन्हीं सबका साक्षरता दर देखा जाता है। अगर वही लोग साक्षर हैं तो साक्षरता दर ज्यादा रहेगी, और कम लोग साक्षर हैं साक्षरता दर कम रहेगी। लिखा है साक्षरता क्या है, पढ़ने और लिखने की क्षमता। कुल साक्षरता दर 80.9% है कुल। पुरुष जो है 87.2% है, महिला 74.6%। अगर ओवरऑल तो इतना है, लेकिन महिला और पुरुष में अंतर है। अगर साक्षरता में देखिए पुरुष ज्यादा पढ़े लिखे हैं और महिला कम पढ़े लिखे। ठीक, 100 में से देखा जाता है, 100 में से 87 अगर पुरुष पढ़े हैं, 100 में से 74 महिला ही पढ़ी लिखी हैं। अरे पढ़े लिखे की बात है, अगर 100 महिला यहाँ खड़ी हैं 100 पुरुष खड़े हैं तो महिला में तो 74 ही पढ़ी लिखी हैं और पुरुष 87 ही पढ़े लिखे हैं। इसका मतलब ये है, समझ में आया? कोई जरूरी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर लगभग 67.7% मानी जाती है, जनगणना आधारित नवीनतम व्यापक आंकड़ों के अनुसार। विभाजन, पुरुष साक्षरता कितना है, 77.3%। पुरुष ओवरऑल तो 67 ही है, अगर पुरुष महिला दोनों देखा जाए 100 में दोनों को मिला लिया जाए, दोनों 50-50 दोनों ले लिया जाए, ठीक, तो दोनों आएंगे 67.7%। ठीक, अगर दोनों मिला लिया जाए पूरा तब कोई दिक्कत नहीं, एक साथ एवरेज। लेकिन अलग अलग काउंट किया जाए तो पुरुष जो है 77.3% पढ़े लिखे हैं उत्तर प्रदेश में 100 में से, लेकिन महिला जो है 57.2% ही पढ़ी लिखी हैं। अभी पुराना आंकड़ा है, अब नया आंकड़ा आएगा, तो जनगणना हो रही है, जनगणना होने के बाद नया आंकड़ा जारी किया जाएगा, फिर हमको इसको फिर से पढ़ना रहेगा। अब लिखा है महिला हो गया सेंसस 2011 इंडिया, यानी 2011 जनगणना है अभी, अब दूसरा हो रहा है, 10 साल में होता है। कोरोना के कारण से जनगणना हुआ ही नहीं 2021 में, 2021 में जनगणना होना था, हुआ ही नहीं। अब देख रहे हो 2000 कब हो रहा है, 26 में, और ये 27 तक अभी चलेगा।
अभी 27 में जाके कंप्लीट होगा। हर 100 लोगों में लगभग 68 लोग पढ़ लिख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर भारत के हालिया राष्ट्रीय और औसत लगभग से कम है। देख रहे हो, यानी कि 80.9% जो है उससे भारत राष्ट्रीय यानी पूरे भारत में पढ़े लिखे हैं उससे तो भारत की कम है। यानी कि भारत जो है अगर देखा जाए पूरे भारत में तो उत्तर प्रदेश उसमें जो है नीचे है, अभी उतना ध्यान हमें लगता नहीं दे रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या उत्तर प्रदेश की लगभग 19.98 करोड़ यानी कि लगभग 20 करोड़ जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। 2011 का सेंसस कह रहा है, लेकिन 2000 जब 26 या 27 वाला जो भी सेंसस आएगा, आंकड़ा आएगा, ठीक, वो अब वो प्रेजेंट की बता रहे थे, वो प्रेजेंट की हम बता रहे हैं। 2011 में जब भी जनगणना हुआ था, रियल डाटा है ये, रियल। अभी रियल नहीं आया, सब लोग वैसे अनुमान लगाते हैं। अब रियल आएगा कब? 7-8 महीने बाद 2027 में रियल डाटा आएगा। सबका आता है वो जनगणना में, सबका आएगा। जनगणना तो सबकी होगी ना। जब आपके यहाँ पूछे नहीं कितने लोग हैं ना, सबका नाम वाम लिखा जाएगा, सबका जनगणना होगी। एक एक घर में आते हैं पूछने, अरे एक एक लोग का सबका लिखा रहेगा डेटा, कंप्यूटर पूरा बता देगा सब एक साथ, है ना, एक एक का सब लिखा रहेगा। 2026 का अनुमान लगभग 24-25 करोड़ लोगों के बीच मानी जाती है। अलग अलग जनसंख्या प्रोजेक्शन के अनुसार देख रहे हो, लगभग उत्तर प्रदेश जनसंख्या इस समय जो है 24-25 करोड़ हो चुकी है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, देख रहे हो, सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। और क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किसका है? जमीन राजस्थान, जमीन राजस्थान के पास है, जनसंख्या इसके पास है। उसको मांग लेना चाहिए जमीनों में, पड़ोसी है वो, बराबर है। उत्तर प्रदेश में 2011 जनगणना के अनुसार कुल पुरुष कितने हैं भाई? देख रहे हो कितने पुरुष हैं? लगभग 10.5 करोड़। कुल महिलाएं लगभग 9.5 करोड़। 1 करोड़ लगभग अंतर चल रहा है भारत उत्तर प्रदेश में। हरियाणा में सबसे कम महिलाएं हैं। अरे दूसरे राज्य से शादी कर लेंगे, क्या दिक्कत है? कुल जनसंख्या इतनी है। कुल जनसंख्या उत्तर प्रदेश की 2011 के जनगणना के अनुसार कितनी थी? रियल डेटा जो था लगभग 20 करोड़ था। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात जिसको बोलते हैं सेक्स रेशियो, ये है 1000 पुरुष पर उत्तर प्रदेश में 912 महिलाएं ही हैं। ये 2011 का जनगणना जब हुआ था तब का डेटा है, ये रियल डेटा है, ये समझ गया। रियल में अगर देखा जाए तो 1000 अगर पुरुष हैं तो उत्तर प्रदेश में उसकी क्या है 912 महिलाएं ही हैं, ठीक। हाँ 88 कम है। अब देखो इसको आगे पढ़ेंगे क्योंकि आप लोग भूल जाएंगे, ज्यादा पढ़ा देंगे एक ही दिन में, ठीक। तो आप लोग जा सकते हैं। अब आपको आना है परसों। अब